दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 8 पाठ 5 कक्षा 8 पाठ 5 सामाजिक विज्ञान, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। पाठ का नाम क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। से बहुविकल्पी प्रश्न, जितने बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे उतने प्रश्नों को इसमें रखा हूँ ताकि आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अच्छी तरह समझ जाएं। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह किया हूँ और साथ में आपकी पाठ्य पुस्तक अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको भी आपके पास भेज रहा हूँ। तो चलिए अब पहला प्रश्न चालू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों से जो आपकी पाठ्य पुस्तक से मेरे द्वारा बनाया गया है। ध्यानपूर्वक प्रश्नों को सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, फिर चारों विकल्प देखेंगे, चारों विकल्प पे विचार करेंगे, फिर जो सही उत्तर होगा उसको याद करेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। चलिए पहला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? प्रश्न नंबर 1। लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में, यहाँ पे देखना 56 दिया है भाई, भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बने हैं, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने हैं, या लॉर्ड कैनिंग बने हैं, या लॉर्ड कर्जन बने हैं? तो प्रश्न नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये बने थे लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, भारत और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? भारत और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1857 में, 1657 में, 1857 में, 1942 में, या 1757 में? तो अंग्रेजों और भारत के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये युद्ध होता है 1757 में। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, भारत में विदेशी शासन किस पर आधारित था? भारत में विदेशी शासन किस पर आधारित था? छल बल पर, सैन्य बल पर, अर्थ बल पर, उपर्युक्त सभी पर? प्रश्न नंबर 3, भारत में विदेशी शासन किस पर आधारित था? तो ये आधारित था उपर्युक्त सभी पर। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे, या लॉर्ड कैनिंग थे, या लॉर्ड मैकाले थे, या लॉर्ड डफरिन थे? प्रश्न नंबर 4, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, कच्चे माल से
मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुएं हमारे देशवासियों को किस मूल्य पर बेचा जाता था? प्रश्न नंबर 5, कच्चे माल से मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुएं हमारे देशवासियों को किस मूल्य पर बेचा जाता था? कम मूल्य पर बेचते थे, अधिक मूल्य पर बेचते थे, सही मूल्य पर बेचते थे, कोई लाभ नहीं लेते थे। तो कच्चे माल से मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुएं हमारे देशवासियों को अधिक मूल्य पर बेचते थे। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, अंग्रेजी शासन ने भारतीय कुटीर उद्योगों के साथ कैसा व्यवहार किया? अंग्रेजी शासन ने भारतीय कुटीर उद्योगों के साथ कैसा व्यवहार किया? कुटीर उद्योगों के संबंध में कोई विचार नहीं किया, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया, कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर दिया, कुटीर उद्योगों पर पूंजी कम लगाई। तो अंग्रेजी शासन ने भारतीय कुटीर उद्योगों के साथ कैसा व्यवहार किया? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर दिया। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम कब हटाया गया? कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम कब हटाया गया? 1835 में, 1845 में, 1855 में, 1865 में। प्रश्न नंबर 7, कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम कब हटाया गया? तो ये हटाया गया था 1835 में भाई, 1835 में। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर किस नाम से शायरी लिखते थे? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर किस नाम से शायरी लिखते थे? भारत की प्रजा नाम से, गरीब नाम से, सल्तनत नाम से या जफर नाम से? तो प्रश्न नंबर 8, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर किस नाम से शायरी लिखते थे? तो ये शायरी लिखते थे जफर नाम से। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, भारत में विलय नीति किसने शुरू की? भारत में विलय नीति किसने शुरू की? डलहौजी ने, बेलेजली ने, क्लाइव ने या वारेन हेस्टिंग्स ने? प्रश्न नंबर 9, भारत में विलय नीति किसने शुरू की? तो भारत में विलय नीति शुरू की थी डलहौजी ने। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये प्रश्न नंबर 10 है भाई, ये प्रश्न 10 है, समझिए। प्रश्न नंबर 10, विलय नीति के तहत किन राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिलाया गया? विलय नीति के तहत किन राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिलाया गया? सतारा जैतपुर को मिलाया गया, या संभल बघाट को मिलाया गया, या झांसी उदयपुर को मिलाया गया, या उपर्युक्त सभी को मिलाया गया? तो प्रश्न नंबर 10, विलय नीति के तहत किन राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिलाया गया? तो ये मिलाया गया था उपर्युक्त सभी राज्यों को। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, डलहौजी ने किसकी पेंशन बंद कर दी थी? डलहौजी ने किसकी पेंशन बंद कर दी थी?
पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी, या झांसी की रानी की पेंशन बंद कर दी, या अवध के बेगम की पेंशन बंद कर दी, या बहादुर शाह जफर की पेंशन बंद कर दी। प्रश्न नंबर 11, डलहौजी ने किसकी पेंशन बंद कर दी थी? तो डलहौजी ने पेंशन बंद की थी पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में डलहौजी ने किस नीति के तहत मिलाया था? देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में डलहौजी ने किस नीति के तहत मिलाया था? पुलिस नीति के तहत, या विलय नीति के तहत, या दंड नीति के तहत, या अर्थ नीति के तहत? प्रश्न नंबर 12, देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में डलहौजी ने किस नीति के तहत मिलाया था? तो ये मिलाए थे विलय नीति के तहत। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर किस राज को हड़प लिया था? डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर किस राज को हड़प लिया था? अवध को हड़प लिया था, या सतारा को, या जैतपुर संभल को, या बघाट जगदीशपुर को? तो डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज यानी लखनऊ को हड़प लिया था। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 15, हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन अंग्रेजी शासन में कौन कर रहे थे? हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन अंग्रेजी शासन में कौन कर रहे थे? अंग्रेजी प्रशासन कर रहा था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री करवा रहा था, ब्रिटिश राजा कर रहा था, या ईसाई मिशनरी कर रही थी? प्रश्न नंबर 15, हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन अंग्रेजी शासन में कौन कर रहे थे? तो ये कर रही थी ईसाई मिशनरियाँ भाई, ईसाई मिशनरी। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाए। कंपनी ने एक कानून पास किया, जो ईसाई हो जाएगा उसे पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। यह कानून किस सन में पारित किया गया था? कंपनी ने एक कानून पास किया, जो ईसाई हो जाएगा उसे उसके पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। यह कानून किस सन में पारित किया गया? 1830 में, 1840 में, 1850 में, या 1807 में? प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1850 में। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। अंग्रेजों ने नई राइफल में किसका प्रयोग किया, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची? अंग्रेजों ने नई राइफल में किसका प्रयोग किया, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची? गाय की चर्बी का प्रयोग किया, या सूअर की चर्बी का प्रयोग किया, या उपयुक्त दोनों का प्रयोग किया, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 17, अंग्रेजों ने नई राइफल में किसका प्रयोग किया, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची?
तो ये प्रयोग किया था उपर्युक्त दोनों गाय और सूअर की चर्बी का। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18, स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का कार्य किसने आरंभ किया? स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का कार्य किसने आरंभ किया? नाना साहेब ने, या तात्या टोपे ने, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, या कुंवर सिंह ने, या उपर्युक्त सभी ने? प्रश्न नंबर 18, स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का कार्य किसने आरंभ किया? तो ये आरंभ किया था उपर्युक्त सभी ने, नाना साहेब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह ने। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय थे, या अकबर द्वितीय थे, या बहादुर शाह प्रथम थे, या बहादुर शाह द्वितीय थे? प्रश्न नंबर 19, 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल, बेगम नूरजहां, या बेगम मुमताज महल? प्रश्न नंबर 20, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? तो बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी का नाम था बेगम जीनत महल। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21, आंदोलनकारियों द्वारा संदेश का प्रतीक 1857 के संघर्ष में किसे बनाया गया? आंदोलनकारियों द्वारा संदेश का प्रतीक 1857 के संघर्ष में किसे बनाया गया? तो प्रतीक का चिन्ह रोटी था, या प्रतीक का चिन्ह कमल का फूल था, या उपर्युक्त दोनों था, या इनमें से कोई नहीं था? प्रश्न नंबर 21, आंदोलनकारियों द्वारा संदेश का प्रतीक 1857 के संघर्ष में किसे बनाया गया? तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, रोटी और कमल का फूल, यानी प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 22, 1857 के विद्रोह की तिथि क्या निश्चित की गई थी? 1857 के विद्रोह की तिथि क्या निश्चित की गई थी? 31 मई 1857, या 10 मई 1857, या 30 अप्रैल 1857, या 10 अप्रैल 1857? प्रश्न नंबर 22, 1857 के विद्रोह की तिथि क्या निश्चित की गई थी? तो ये तिथि निश्चित की गई थी 31 मई 1857, यानी प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? लखनऊ से, कानपुर से, ऑप्शन सी झांसी से, ऑप्शन डी बैरकपुर से? प्रश्न नंबर 23, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई?
चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बैरकपुर से। बैरकपुर से। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24, चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी किसने की? चर्बी युक्त प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी किसने की? कैनिंग ने, या वारेन हेस्टिंग्स ने, या कॉर्नवालिस ने, या बेलेजली ने? प्रश्न नंबर 24, चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ किसने धोखाधड़ी की? तो ये धोखाधड़ी किया था कैनिंग ने। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, बंगाल छावनी के किस सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया था? प्रश्न नंबर 25, बंगाल छावनी के किस सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया था? मंगल पांडे ने मना किया था, या ऑप्शन बी नाना साहेब ने मना किया था, या ऑप्शन सी कदम सिंह ने मना किया था, या ऑप्शन डी बेगम हजरत महल ने मना किया था? प्रश्न नंबर 25, बंगाल छावनी के किस सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस से मना कर दिया था? तो ये मना किया था मंगल पांडे ने। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26, मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से कब मना किया? प्रश्न नंबर 26, मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से कब मना किया? 29 मार्च 1857 को, या 29 फरवरी 1857 को, या 30 अप्रैल 1857 को, या 10 मई 1857 को? मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से कब मना किया था? तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 29 मार्च 1857 को। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 27, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? 29 मार्च 1857 को, या 8 अप्रैल 1857 को, या 10 मई 1857 को, या 31 मई 1857 को? तो मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने अधिकारी पर गोली चला दी। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित हुआ था। तो अब मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? प्रश्न ये है। तो प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 28, 9 मई की घटना के अनुसार कितने सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया था? प्रश्न नंबर 28, 9 मई की घटना के अनुसार कितने सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया था? तो 90 में से 85 सिपाहियों ने, या 60 में से 50 सिपाहियों ने, या 100 में से 50 सिपाहियों ने मना किया, या 120 में से 110 सिपाहियों ने मना किया? प्रश्न नंबर 28, 9 मई की घटना के अनुसार कितने सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया था? ऑप्शन ए 90 में से 85 सिपाहियों ने दांत लगाने से मना कर दिया था। ऑप्शन बी 60 में से 50 सिपाहियों ने
कारतूस में दांत लगाने से मना किया था? ऑप्शन सी 40 में से 50 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना किया था। ऑप्शन डी 120 में से 110 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना किया था। प्रश्न नंबर 28 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 9 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना किया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 29 चर्बी के कारतूस को सिपाहियों के दांत लगाने से मना करने पर कितने वर्ष की सजा दी गई? जब 9 मई को चर्बी के कारतूस में दांत लगाने से सिपाहियों को मना किया गया था तो उन्हें कितने वर्ष की सजा दी गई? तो प्रश्न नंबर 29 चर्बी के कारतूस को सिपाहियों के दांत लगाने से मना करने पर कितने वर्ष की सजा दी गई? 2 वर्ष की सजा, 5 वर्ष की सजा, 10 वर्ष की सजा या 20 वर्ष की सजा? प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी भाई, 10 वर्ष की सजा। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने कब विद्रोह कर दिया और जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया? प्रश्न नंबर 30 मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने कब विद्रोह कर दिया और जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया? 29 मार्च 1857 को या 10 मई 1857 को या 8 अप्रैल 1857 को या 31 मई 1857 को? तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने दांत लगाने से मना किया था और अपने अधिकारी पर गोली चला दिया था। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 10 मई 1857 को विद्रोहियों ने मेरठ में जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया, जबकि तिथि निश्चित की गई थी 31 मई 1857। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31 जून 1857 इलाहाबाद प्रयागराज में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? जून 1857 इलाहाबाद प्रयागराज में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने या मौलवी अहमदुल्ला ने या बेगम हजरत महल ने या नाना साहेब ने? प्रश्न नंबर 31 जून 1857 इलाहाबाद प्रयागराज में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, लियाकत अली। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 32 इलाहाबाद प्रयागराज में 1857 की क्रांति का दमन किसने किया? प्रश्न नंबर 32 इलाहाबाद प्रयागराज में 1857 की क्रांति का दमन किसने किया था? प्रश्न नंबर 32 जनरल नील ने या कैंपबेल ने या हीरोज ने या जनरल हैवलॉक ने? प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जनरल नील ने। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 35 नहीं, ये 33 भाई। प्रश्न नंबर 33 है, ये 35 नहीं, प्रश्न नंबर
33 है, नंबरिंग गलत हुआ है। 1857 के विद्रोह में फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने, मौलवी अहमदुल्ला ने, अजीम उल्ला खां ने या तात्या टोपे ने? प्रश्न नंबर 33। 1857 के विद्रोह में फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फैजाबाद के विद्रोहियों का संघर्ष किसने दबा दिया था? प्रश्न नंबर 34। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फैजाबाद के विद्रोहियों का संघर्ष किसने दबा दिया था? कैंपबेल ने या जनरल नील ने या ह्यूरोज ने या हैवलॉक ने? तो प्रश्न नंबर 34। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फैजाबाद के विद्रोहियों का संघर्ष किसने दबा दिया था? तो ये दबाए थे कैंपबेल ने। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, कैंपबेल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35। 1857 के विद्रोह में बहराइच में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न नंबर 35। 1857 के विद्रोह में बहराइच में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए राजा हरदत्त ने, ऑप्शन बी तात्या टोपे ने, ऑप्शन सी वाजिद अली शाह ने, ऑप्शन डी लियाकत अली ने। प्रश्न नंबर 35। 1857 के विद्रोह में बहराइच में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे राजा हरदत्त ने। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, हरदत्त। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 36। 1857 में मेरठ में क्रांतिकारियों ने किस तारीख को विद्रोह कर दिया था? प्रश्न नंबर 36। 1857 में मेरठ में क्रांतिकारियों ने किस तारीख को विद्रोह कर दिया था? 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया था या ऑप्शन बी 31 मई 1857 को कर दिया था या ऑप्शन सी 8 अप्रैल 1857 को कर दिया था या ऑप्शन डी 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया था? तो प्रश्न नंबर 36 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 1857 में मेरठ में क्रांतिकारियों ने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया था। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने भारत का शासक किसे घोषित कर दिया था? 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने भारत का शासक किसे घोषित कर दिया था? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम को, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय को, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय को, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर द्वितीय को। तो प्रश्न नंबर 37। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने भारत का शासक किसे घोषित किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38। बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु 1862 में कहाँ पर हुई थी?
प्रश्न नंबर 38, बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु 1862 में कहाँ पर हुई थी? रंगून में हुई थी, या नेपाल में हुई थी, या चीन में हुई थी, या भूटान में हुई थी? प्रश्न नंबर 38, बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु 1862 में कहाँ पर हुई थी? तो ये मृत्यु होती है रंगून में। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न नंबर 39, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वाजिद अली शाह ने, लियाकत अली ने, मौलवी अहमदुल्ला ने, या बहादुर शाह जफर द्वितीय ने? प्रश्न नंबर 39, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 40, 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न नंबर 40, 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने, लियाकत अली ने, मौलवी अहमदुल्ला ने, अजीम उल्लाह खान ने? प्रश्न नंबर 40, 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किए थे खान बहादुर खान ने। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न नंबर 41, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? वाजिद अली शाह ने, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल ने, ऑप्शन सी झांसी की रानी ने, ऑप्शन डी नाना साहेब ने? प्रश्न नंबर 41, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर का नेतृत्व करने वाले नाना साहेब थे। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42, कानपुर में विद्रोहियों के नेतृत्वकर्ता नाना साहब का सलाहकार एवं मंत्री कौन था? कानपुर में विद्रोहियों के नेतृत्वकर्ता नाना साहब का सलाहकार एवं मंत्री कौन था? तो अजीम उल्लाह खान थे, या तात्या टोपे थे, या हैवलाक थे, या वाजिद अली शाह थे? प्रश्न नंबर 42, कानपुर में विद्रोहियों के नेतृत्वकर्ता नाना साहब का सलाहकार एवं मंत्री कौन था? अजीम उल्लाह खान, तात्या टोपे, हैवलाक, या वाजिद अली शाह थे? तो प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, अजीम उल्लाह खां थे। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43, हैवलाक ने कानपुर पर कब्जा करके नाना साहब को कहाँ भेज दिया था? हैवलाक ने कानपुर पर कब्जा करके नाना साहब को कहाँ भेज दिया था? नेपाल भेज दिया था, या भूटान भेज दिया था, या तिब्बत भेज दिया था, या बर्मा भेज दिया था? प्रश्न नंबर 43,
हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा करके नाना साहब को कहाँ भेज दिया था? तो नाना साहब को भेज दिया था नेपाल। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 तात्या टोपे के साथ उसके आदमियों ने विश्वासघात किया, जिसके कारण तात्या टोपे को कब फांसी दी गई? प्रश्न नंबर 44 तात्या टोपे के साथ उसके आदमियों ने विश्वासघात किया, जिसके कारण तात्या टोपे को कब फांसी दी गई? 1859 में या 1860 में या 1858 में या 1898 में? प्रश्न नंबर 44 तात्या टोपे के साथ उसके आदमियों ने विश्वासघात किया, जिसके कारण तात्या टोपे को फांसी दी गई 1859 में। वही प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 45 1857 में मेरठ का विद्रोही नेता कौन सा था? प्रश्न नंबर 45 ये थोड़ा कट गया है ऊपर लाइन, फिर से सुने। प्रश्न नंबर 45 1857 में, यहाँ पे जो मात्राएं कट गई हैं हम बोल रहे हैं उसको याद करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, नोटबुक में भी लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 45 1857 में मेरठ का विद्रोही नेता कौन सा था? फिर से सुन लें। 1857 में मेरठ का विद्रोही नेता कौन सा था? अजीम उल्लाह खान थे या तात्या टोपे थे या वाजिद अली शाह थे या कदम सिंह थे? प्रश्न नंबर 45 1857 में मेरठ का विद्रोही नेता कौन था? तो अजीम उल्लाह खान, तात्या टोपे, वाजिद अली शाह या कदम सिंह? तो प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ये थे कदम सिंह। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 46 अवध की राजधानी लखनऊ के क्रांति की बागडोर किसने संभाली थी? अवध की राजधानी लखनऊ के क्रांति की बागडोर किसने संभाली थी? जीनत महल ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, बेगम हजरत महल ने या अवंतीबाई ने? प्रश्न नंबर 46 अवध की राजधानी लखनऊ के क्रांति की बागडोर किसने संभाली थी? तो अवध की राजधानी लखनऊ के क्रांति की बागडोर संभाली थी बेगम हजरत महल ने। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 47 अवध की राजधानी लखनऊ का नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल कहाँ चली गई थीं? अवध की राजधानी लखनऊ का नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल कहाँ चली गई थीं? नेपाल चली गई थीं, भूटान चली गई थीं, बर्मा चली गई थीं या बांग्लादेश चली गई थीं? प्रश्न नंबर 47 अवध की राजधानी लखनऊ का नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल कहाँ चली गई थीं? तो प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, नेपाल चली गई थीं। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48
आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने, बाबू कदम सिंह ने, तात्या टोपे ने, बाबू मान सिंह ने। प्रश्न नंबर 48, आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आजमगढ़ का नेतृत्व करने वाले थे बाबू कुंवर सिंह। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आए। प्रश्न नंबर 49, बाबू कुंवर सिंह ने किस स्थान पर मिलमैन एवं डेंस की संयुक्त सेना को पराजित किया था? बाबू कुंवर सिंह ने किस स्थान पर मिलमैन एवं डेंस की संयुक्त सेना को पराजित किया था? अतरौलिया नामक स्थान पर, फैजाबाद अयोध्या में, बरेली में, गोरखपुर में। प्रश्न नंबर 49, बाबू कुंवर सिंह ने किस स्थान पर मिलमैन एवं डेंस की संयुक्त सेना को पराजित किया था? अतरौलिया नामक स्थान पर, फैजाबाद अयोध्या में, बरेली में, गोरखपुर में। तो प्रश्न 49 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अतरौलिया नामक स्थान पर। प्रश्न 49 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50, 1857 के स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? प्रश्न नंबर 50, 1857 के स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को, या 23 अप्रैल 1858 को, या 10 मई 1857 को, या 31 मई 1857 को। प्रश्न नंबर 50, 1857 के स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 26 अप्रैल 1859 का लेना भाई। 1859, 26 अप्रैल 1859 कर लेना ऑप्शन ए को। आप बताएं 1857 के स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1859 को, 23 अप्रैल 1858 को, या 10 मई 1857 को, या 31 मई 1857 को। तो प्रश्न नंबर 50, 1857 के स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 1859, 1858, 1857, 1857। तो उनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1858 को। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु होती है 23 अप्रैल 1858 को। प्रश्न नंबर 50, 1857 के स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो उनकी मृत्यु हुई 23 अप्रैल 1858 को। ये निकटतम बताया जा रहा है। ये जो 26 अप्रैल 1858 लिखा था इसको मैंने बना दिया 1859, 26 अप्रैल 1859। तो प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 51, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मनु ने, मनकर्णिका ने, छबीली ने, या रानी लक्ष्मीबाई ने, या उपर्युक्त सभी ने। प्रश्न नंबर 51, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। ये सभी चारों नाम
एक ही हैं। मनु मनकणका, छबीली, रानी लक्ष्मीबाई, एक ही नाम है भाई। ये एक ही नाम है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम हैं। तो प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 52, रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे से कहाँ जाकर मिली थी? रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे से जाकर कहाँ मिली थी? कालपी में, बिठूर में, ग्वालियर में, लखनऊ में। प्रश्न नंबर 52, रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे से कहाँ जाकर मिली थी? तो वो जाकर मिली थी कालपी में। तो प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53, रानी लक्ष्मीबाई को किसने परास्त किया? ये प्रश्न है भाई। ये प्रश्न नंबर 53, रानी लक्ष्मीबाई को किसने परास्त किया? सर हेवरोज ने, कैंपबेल ने, जनरल नेल ने, विलियम टेलर ने। प्रश्न नंबर 53, रानी लक्ष्मीबाई को किसने परास्त किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई को परास्त करने वाले थे सर हेवरोज। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 53 का सही ऑप्शन ए सर हेवरोज ने। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 54, 1857 में रामगढ़ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 में रामगढ़ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए रानी अवंतीबाई ने, ऑप्शन बी रानी झलकारी बाई ने, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई ने, ऑप्शन डी रानी जीनत महल ने। प्रश्न नंबर 54, 1857 में रामगढ़ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था रानी अवंतीबाई ने। यानी प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 55 पे आ जाएं। 1857 की क्रांति के असफलता के क्या कारण थे? प्रश्न नंबर 55, 1857 की क्रांति के असफलता के क्या कारण थे? ऑप्शन ए समन्वय का अभाव था, ऑप्शन बी प्रमुख रियासतों ने साथ नहीं दिया, ऑप्शन सी प्रमुख राजाओं ने साथ नहीं दिया, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कारण थे। तो प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 1857 की क्रांति की असफलता के उपर्युक्त सभी कारण थे। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 56, 1857 के विद्रोह के बाद इंग्लैंड की महारानी ने 1858 में अपना घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा? प्रश्न नंबर 56, 1857 के विद्रोह के बाद इंग्लैंड की महारानी ने 1858 में अपना घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, लखनऊ के हजरत बाग में, कानपुर के चमनगंज में या बिहार के जगदीशपुर में। प्रश्न नंबर 56, 1857 के विद्रोह के बाद इंग्लैंड की महारानी ने 1858 में अपना घोषणा पत्र इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था भाई। ये 1858 में मिंटो पार्क में कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 57, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन की महारानी भारत आईं। महारानी का नाम क्या था? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन की महारानी भारत आईं। महारानी का नाम क्या था? प्रश्न नंबर
सत्तावन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन की महारानी भारत आई। महारानी का नाम क्या था? महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ, महारानी हेलेना या महाराज जेम्स प्रथम थे। तो प्रश्न नंबर 57, 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया भारत आई थी। महारानी विक्टोरिया यानी महारानी का नाम था महारानी विक्टोरिया। प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 58, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को मिंटो पार्क में किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा और कब? ये भाई किसने पढ़ा और कब? महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को मिंटो पार्क में किसने पढ़ा और कब? 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने पढ़ा, या 1 नवंबर 1858 को कर्जन ने पढ़ा, या 1 नवंबर 1858 को डलहौजी ने पढ़ा, या 1 नवंबर 1858 को कॉर्नवालिस ने पढ़ा। प्रश्न नंबर 58, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को मिंटो पार्क में किसने पढ़ा और कब पढ़ा? तो प्रश्न नंबर 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने पढ़ा था मिंटो पार्क में, जिसका नाम बदलकर अब हो गया है चंद्रशेखर आजाद शहीद पार्क। प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास में दिए रहते हैं प्रश्न, उनकी भी व्याख्या, उनके भी उत्तर यहाँ हम बताने का प्रयास करेंगे। ये इस पाठ से जितने बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे वो आपके पास भेज रहा हूँ। अब आपकी इस पाठ से जो अभ्यास दिए गए हैं, अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का हल भी हम करेंगे, वो भी आपके सामने भेजेंगे, आपके पास भेजेंगे, ताकि आप किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी भी जानकारी हो जाए और पूरे पाठ का संपूर्ण नॉलेज आपको हो जाए। पाठ में कोई ज्ञान अधूरा ना रहे, वो संपूर्ण ज्ञान आपको मिले। तो इसलिए उसमें 58 प्रश्न बनाए। अब अभ्यास हल करते हैं। तो चलिए, अभ्यास में पहला प्रश्न क्या है? बहुविकल्पी। ये अभ्यास है। अभ्यास में पहला प्रश्न है बहुविकल्पी का। अब बहुविकल्पी में कौन सा प्रश्न है ये देखिए। प्रश्न 1, 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। भाई मंगल को फांसी दी गई इस पे, ये गलत। 31 मई 1857 ईस्वी, यही उत्तर सही होगा। 10 मई 1857 को क्रांति चालू हो गई थी, निश्चित नहीं की गई थी, क्रांति चालू हो गई थी, ये गलत। 1 जून 1857, ये भी गलत, क्योंकि 31 मई 1857 को तिथि निश्चित की गई थी। तो प्रश्न नंबर 1, 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 31 मई 1857 ईस्वी को। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई, तो कब हुई भाई? बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब हुई? ये आपका कहाँ हुई ये पूछा जा रहा। इसमें बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ पर हुई ये पूछा जा रहा। रंगून में हुई, या कानपुर में हुई, या झांसी में, या लखनऊ में? प्रश्न नंबर 2 है। आपकी पाठ्य पुस्तक से जो अभ्यास दिया गया है उसका प्रश्न नंबर 2 है। बहुविकल्पी प्रश्नों में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी रंगून में, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये बहुविकल्पी प्रश्न नहीं, अति लघु उत्तरीय हैं, इनके उत्तर आपको देने होंगे। तो अति लघु उत्तरीय में क्या प्रश्न है भाई? 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया था? 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों पर से किसका नाम हटा दिया गया था? तो उत्तर क्या देंगे? उत्तर एक, 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का नाम हटा दिया गया है। आपकी पाठ्य पुस्तक में बहादुर शाह द्वितीय लिखा गया है। आपकी पुस्तक में बहादुर शाह द्वितीय लिखा गया है, पर सही उत्तर है अकबर द्वितीय। बहादुर शाह के ये पिताजी थे, बहादुर शाह के पिताजी थे अकबर द्वितीय, तो सही उत्तर होगा अकबर द्वितीय। पर आपकी पाठ्य पुस्तक में है बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो आप दोनों बातें याद रखेंगे, दोनों बातें याद करेंगे और सेशन को कम से कम 2-3 बार देखा करें और एक बार नोटबुक में लिख लें। हम दावा करते हैं कि कोई भी पाठ से आपकी कोई जानकारी अधूरी नहीं रहेगी, सब आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार सेशन को देखेंगे, याद हो जाएगा और नोट कर लेंगे नोटबुक में, बस फिर उसके बाद में याद नहीं करना पड़ेगा। पर कम से कम 2-3 बार सेशन को देखें और नोटबुक में लिखें। बस इतने में ही आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे, पूरे पाठ की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, ये प्रश्न आप समझ गए। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 2। सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो उत्तर है सन 1857 के क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई। पर हम आपको बता देते हैं, बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने अधिकारी पर गोली चलाई थी, पर वास्तविक शुरुआत मेरठ से हुई थी। यहाँ पे ये भी हम बताते चल रहे हैं, जो सही है वो भी, वो जो कॉपी में किताब में आपकी पाठ्य पुस्तक में है वो भी। तो प्रश्न है सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो उत्तर है सन 1857 के क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई। पर जानकारी के लिए आप ध्यान रखें, बैरकपुर यदि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप मेरठ लिखेंगे, पर अगर आपको उत्तर देना है तो आप बैरकपुर ही लिखेंगे। समझिए। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न 3, बंगाल छावनी के किस सिपाही, ये किस है भाई? ये किस है? बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? अति लघु उत्तरीय में प्रश्न नंबर 3 है, बंगाल के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? उत्तर है बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। प्रश्न है बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? उत्तर होगा बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो ये उत्तर होगा। इसको सेशन को 2-3 बार देखें, नोटबुक में लिखें, आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। आप प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति के 4 कारण लिखिए। ये देखिए भाई, ये पहले लिखना, ये लघु उत्तरीय प्रश्न का ये है, ये ऊपर नीचे हो गया है। पहले लिखना है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, समझिए। फिर लिखना है 1857 की क्रांति के 4 कारण, ये पहले लिखना है, पहले समझना, पहले याद करना। फिर उसके बाद में यह रहेगा बाद में।
समझिए, ये ऊपर नीचे हो गया, ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए। समझिए, पहले हो आप जो समझेंगे वो समझेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न पहले, फिर प्रश्न नंबर 1 ऐसा लिखेंगे भाई। फिर से सुन ले, पहले नोटबुक में लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर नोटबुक में लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 1857 ईस्वी की क्रांति के 4 कारण लिखिए। इस तरह आपको लिखना है। समझिए, मतलब ऐसा याद करना। ये जो प्रश्न है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न बड़ा रहेगा थोड़ा, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। अब चलिए, पहला कारण है उत्तर, पहला कारण है राजनीतिक कारण। समझिए आप, राजनीतिक कारण क्या थे? अंग्रेजों की युद्ध नीति, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चलाई गई सहायक संधि नीति तथा लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, बर्मा, पंजाब, सतारा, नागपुर, झांसी आदि भारतीय रियासतों को हड़प लिया गया। समझिए फिर से, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में राजनीतिक कारण, उत्तर का राजनीतिक कारण। फिर से देखें, अंग्रेजों की युद्ध नीति, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चलाई गई सहायक संधि नीति तथा लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, बर्मा, पंजाब, सतारा, नागपुर, झांसी आदि भारतीय रियासतों को हड़प लिया गया। चलिए, दूसरा कारण क्या है? खा आर्थिक शोषण। ये क्रांति होने का दूसरा कारण आर्थिक शोषण। अब आर्थिक शोषण पे देखिए, अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार तथा दस्तकारी को नष्ट कर दिया। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार तथा दस्तकारी को नष्ट कर दिया। वह भारत से कच्चा माल सस्ते भाव में खरीद लेते थे और अपने कारखानों में उसे संशोधित कर तैयार माल को भारत के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। अंग्रेजों की कर नीति के बाद भारत में अकाल पड़े और बेरोजगारी फैल गई। उच्च सरकारी नौकरियों के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद कर दिए गए। आर्थिक शोषण हो रहा भाई। दूसरा कारण आर्थिक शोषण में ये, फिर से इसको देखें, आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार तथा दस्तकारी को नष्ट कर दिया। वह भारत से कच्चा माल सस्ते भाव में खरीद लेते थे और अपने कारखानों में उसे संशोधित कर तैयार माल को भारत के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। अंग्रेजों की कर नीति के बाद भारत में अकाल पड़े और बेरोजगारी फैल गई। उच्च सरकारी नौकरियों के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद कर दिए गए। ये आर्थिक कारण था। अब आगे देखते हैं कौन सा कारण है? धार्मिक हस्तक्षेप। धार्मिक तीसरा कारण 1857 का विद्रोह शुरू होने का तीसरा कारण
इसकी व्याख्या सुने। अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में भारतीयों को ईसाई बना लिया। एक कानून द्वारा धर्म परिवर्तन करने वाले को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का निर्णय लिया गया। इससे अंग्रेजों ने ईसाई बनने वालों के हितों की रक्षा की। भारतीय हिंदुओं तथा मुसलमानों में असंतोष का यह एक प्रमुख कारण था। फिर से धार्मिक हस्तक्षेप को फिर से व्याख्या सुने, और बार बार बोल रहा हूँ कि 2-3 बार सेशन को देखें, सब आपको याद हो जाएगा और बाद में नोटबुक में लिख भी लें। तो चलिए ये फिर से इसकी व्याख्या सुनते हैं। अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में भारतीयों को ईसाई बना लिया। एक कानून द्वारा धर्म परिवर्तन करने वालों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का निर्णय लिया गया। इससे अंग्रेजों ने ईसाई बनने वालों के हितों की रक्षा की। भारतीय हिंदुओं तथा मुसलमानों में असंतोष का यह एक प्रमुख कारण था। चलिए अब चौथा कारण क्या है? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण देखते हैं। अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति पर चलकर अपने स्वार्थ को पाल रहे थे और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म था। अंग्रेजों ने पंचायत व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। इससे न्याय महंगा हो गया और देर से मिलने लगा। नई भूमि कर व्यवस्था से भी किसानों का शोषण हुआ, जिससे अंग्रेजों के विरोध जन असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक था। फिर से सामाजिक कारण को फिर से समझने का प्रयास करें। अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति पर चलकर अपने स्वार्थ को पाल रहे थे और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म था। अंग्रेजों ने पंचायत व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। इससे न्याय महंगा हो गया और देर से मिलने लगा। नई भूमि कर व्यवस्था से भी किसानों का शोषण हुआ, जिससे अंग्रेजों के विरोध जन असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक था। तो ये सामाजिक कारण भी देखे। अब 1857 के विद्रोह से जो भी प्रश्न बन सकते थे, बहुविकल्पी में वो प्रश्न बना के उसका विकल्प दे के उसका उत्तर समझा के आपको याद कराने का प्रयास किया। आप 2-3 बार देखेंगे सेशन को, याद हो जाएगा। बाद में नोटबुक में लिख भी लें। फिर जो आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया रहता है, उस अभ्यास को हल कराने का प्रयास किया, उसको भी समझाने का प्रयास किया। 2-3 बार देखें सेशन को और नोटबुक में लिखें। हम दावा करते हैं आपको आसानी से सरल भाषा में सरल तरीके से याद हो जाएगा। संपूर्ण पाठ की जानकारी आपको हो जाएगी। आपका पाठ से कोई ज्ञान अधूरा नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।